Hello everyone, welcome to my new channel Educate Top. थ्रू दिस प्लेटफॉर्म मैं आपको क्लास 11th और 12th की केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करवाता हूँ। आज अपन का क्लास 12th का यूनिट 1 सॉलिड स्टेट का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। सॉलिड स्टेट का इंट्रोडक्शन लेने वाले आज। पहले मैं एक चैप्टर की हेडिंग डाल देता हूँ, सॉलिड स्टेट, और इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो इंट्रोडक्शन की भी हेडिंग डाल लेते हैं अपन, इंट्रोडक्शन। एक छोटी सी बात और सुनना, मैं हमेशा ये जो पूरा पेज है ना, इसके 2 पार्ट करूँगा। एक तरफ नोट्स लिखूंगा, एक तरफ एक्सप्लेन करूँगा मैं, यानी एक तरफ नोट्स को कॉर्नर होगा और एक तरफ एक्सप्लेनेशन कॉर्नर होगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जैसे मैं इसके 2 पार्ट कर रहा हूँ, ये लो, इस पेज के 2 पार्ट हो गए। एक तरफ मैं नोट्स लिखूंगा और एक तरफ आप अपन समझेंगे मतलब। चलिए तो इधर बात करते हैं। मैं ये सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये सॉलिड वर्ड है ना, आया कहाँ से। तो देखिए एक छोटी सी बात ध्यान देना आप, मैं यहाँ लिख रहा हूँ मैटर। देखिए मैटर की तीन स्टेट होती हैं मेनली, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और आजकल एक स्टेट और है जिसको अपन प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा। देखिए मैं आपको बता दूं, यानी ये सभी मैटर की स्टेट हैं। तो पहले अपन मैटर की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो देखिए मैं आपको बता देखिए इसमें क्या होता है, इस दुनिया की कोई भी चीज़ जिसके पास मास होता है और वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, OCCUPI स्पेलिंग है, थोड़ा समझ नहीं आ रहा था। तो इस दुनिया की कोई भी चीज़ जिसके पास मास होता है और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है उसे मैटर कहते हैं। तो इसका मतलब इसके लिए एक लाइन लिख सकते हैं अपन नोट्स कॉपी के अंदर कि एक लाइन लिख सकते हैं नोट्स में कि द स्टेट्स ऑफ मैटर, द स्टेट्स ऑफ मैटर which represent द सॉरी ये लाइन गलत लिख दी है। एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ। मैटर की डेफिनेशन लिखनी थी अपन को, एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ। और इसके 2 पार्ट वापस से बना देते हैं। ये मिट गया, हट गया था थोड़ा सा, ये लो, इसके दोनों पार्ट। चलिए देखो, इस दुनिया की कोई भी चीज़, इस दुनिया की कोई भी चीज़ जिसके पास मास होता है और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है उसे अपन मैटर कहते हैं। तो देखिए एनीथिंग which have mass and occupy volume is called matter। यानी एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। इस दुनिया की कोई भी चीज़ जिसके पास मास होता है और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है उसे मैटर कहते हैं अपन। अब एक चीज़ और आती है कि मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मतलब ये किससे मिलकर बना होता है। तो देखिए मैं बता दूं, मैटर के जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल होते हैं वो या तो एटम्स हो सकते हैं, यानी कोई भी मैटर या तो एटम से मिलकर बना होगा या फिर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा या फिर आयन से मिलकर बना होगा। यानी एटम से, मॉलिक्यूल से और आयन से मिलकर बना होगा।
अब आगे देखिए आप, तो इसका मतलब इसके लिए अपन भी इसके लिए भी एक लाइन लिखेंगे, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मैटर कैन बी एटम्स, molecules और आयंस। ये थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, शुरू से थोड़ा लिखा, धीरे धीरे सुधार होगा इसमें। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था आपको इसके बारे में थोड़ा सा, कि थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है। इसको दोबारा लिख देता हूँ। आयंस, तो देखो 2 लाइन अपने नोट्स में लिख ली है। इधर के इस साइड के एक्सप्लेनेशन को सीख करके अपन ने 2 लाइन लिख ली है। पहली लाइन कि इस दुनिया की कोई भी चीज़ जिसके पास मास होता है और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, जिसके पास मास होता है और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, उसे अपन मैटर कहते हैं। और मैटर किस किस चीज़ों से मिलकर बना हो सकता है, या तो एटम से मिलकर बना होगा, या मोलिक्यूल से, या आयन से मिलकर बना होगा। अब आगे देखिए, अब आप अपन बात करेंगे मैटर की डेफिनेशन होगी। अब अपन सॉलिड, लिक्विड, गैसेस और प्लाज्मा को सीखेंगे। थोड़ा पेज को बढ़ा लेते हैं अपन, आगे लिख लेते हैं नेक्स्ट पे। चलिए मैं इसी पेज को ये लो। देखिए सॉलिड की बात करते हैं अपन सबसे पहले। सॉलिड की, देखो सॉलिड की क्या पोजीशन है, देखिए आप। सॉलिड, देखिए सॉलिड्स के अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल है वो इस तरह से होते हैं, ज़रा समझना बात को। एक दूसरे से टच्ड होते हैं, कॉन्टेक्टेड में होते हैं, यानी एडजेसेंट होते हैं, पास पास होते हैं। ये ऐसा सॉलिड का पोजीशन होता है। देखिए इसमें पहला है, ये जो पार्टिकल है पहली लाइन के एडजेसेंट होते हैं, और दूसरा ये टच्ड होते हैं, कॉन्टेक्टेड होते हैं। टच्ड होते हैं, ये एडजेसेंट होते हैं और टच्ड होते हैं। एडजेसेंट और टच्ड होने के कारण इनका डेफिनेट साइज होता है। अब आप सोच रहे हैं कि डेफिनेट साइज क्यों हुआ, ये टच्ड होंगे और एडजेसेंट होते हैं, टच्ड होते हैं, और कहीं उल्टे दुल्टे नहीं, यही रहता ही है, इसलिए इनका साइज डेफिनेट हो जाता है। और वॉल्यूम भी, साइज और वॉल्यूम, साइज एंड वॉल्यूम दोनों डेफिनेट हो जाते हैं इसके। यानी सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो ये एटम्स हैं, मोलिक्यूल्स हैं, आइंस हैं, जो भी हैं, वो एडजेसेंट होते हैं और टच्ड होते हैं, हिलते डुलते नहीं है, यही रहते हैं, इधर उधर नहीं जाते हैं ये, इसलिए इनका साइज और वॉल्यूम कैसा होता है, डेफिनेट होता है। अब आप लिक्विड के अंदर देखना, लिक्विड की क्या पोजीशन है, इसको समझना एक बार। लिक्विड के अंदर एटम्स के बीच में थोड़ा डिस्टेंस होता है, थोड़ा दूर दूर होते हैं मॉलिक्यूल, एटम्स, आयंस, जो भी है, ऐसा होता है। ये दूर दूर, अब देखिए ये जो पार्टिकल हैं लिक्विड के अंदर, ये मोशन कर सकते हैं, मोशन कर सकते हैं, मोशन मोशन करने के कारण इनका साइज डेफिनेट नहीं होता, इनका साइज मतलब इनडेफिनेट होता है एक तरह से, साइज डेफिनेट नहीं होता। और लेकिन इनका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम उतना फिक्स्ड होता है।
डेफिनेट वॉल्यूम। बात को समझना एक बार, ये मॉलिक्यूल्स मोशन करते हैं जिससे इनका साइज डेफिनेट नहीं होता, इधर उधर जा सकते हैं, इधर उधर जाएंगे तो साइज फिक्स कैसे रहेगा आप ही बताओ। कभी इस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में ये मोशन कर सकते हैं, ये मॉलिक्यूल अलग अलग डायरेक्शन में मोशन करने के कारण इनका साइज फिक्स्ड नहीं हो सकता, यानी इनडेफिनेट साइज होता है इनका। और वॉल्यूम फिक्स्ड रहेगा। जैसे मान लो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहीं से एक छोटी सी बात बताता हूँ मैं। मेरे पास 1 लीटर S2 वाटर है, 1 लीटर। ये 1 लीटर वाटर अगर मैं इसको सिलेंडर टाइप के कंटेनर में डालेंगे, जैसे मान लो सिलेंडर टाइप के कंटेनर में डालेंगे तो सिलेंडर टाइप का साइज अटेन कर लेगा। अगर इसको स्क्वायर टाइप के स्क्वायर साइज के कंटेनर में डालेंगे तो स्क्वायर साइज का साइज अटेन कर लेगा। इस तरह से अगर वो 1 लीटर वाटर को अलग अलग साइज के कंटेनर में डालेंगे तो अलग अलग साइज अटेन कर लेगा, लेकिन वॉल्यूम इसका 1 लीटर रहेगा। इसलिए कह सकते हैं अपन कि लिक्विड स्टेट के अंदर साइज तो होता है इंडेफिनेट, यानी फिक्स्ड नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम कैसा होता है, डेफिनेट फिक्स्ड होता है वॉल्यूम। ये लिक्विड की कंडीशन है। अब अपन गैस स्टेट के बारे में देख लेते हैं एक बार। ये गैस स्टेट के बारे में, ये गैस आपका ध्यान देना, गैस है ये। गैस के अंदर मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, यानी इनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है, यानी मॉलिक्यूल मोशन करते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। अलग अलग डायरेक्शन में मोशन करने के कारण इनका साइज डेफिनेट नहीं होगा। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, गैसों को जिस कंटेनर में डाला जाएगा उसी का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। गैसेस को जिस कंटेनर में डाला जाता है उसी का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है। इस बात को आप अच्छे से समझना। एक बार मैं फिर से बताता हूँ आप लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो, अगर किसी गैस को कोई कंटेनर का अपने पास, मान लो इधर देख लेते हैं थोड़ा सा, इस साइड मान लो 5 लीटर O2 गैस है, 5 लीटर, ये L है, L फॉर लीटर, स्टैंड फॉर लीटर। अगर 5 लीटर O2 गैस है, अगर इसको एक ऐसे कंटेनर में डाला जाए जो स्क्वायर शेप में है, प्लस इसका वॉल्यूम मान लो 10,000 मीटर क्यूब है, तो ये 5 लीटर ऑक्सीजन गैस स्क्वायर शेप में आ जाए, स्क्वायर साइज अटेन कर लेगी। और 5 लीटर 5 मीटर क्यूब, सॉरी क्षमा चाहता हूँ मैं, ये जो 5 लीटर डाइऑक्सीजन गैस है वो स्क्वायर साइज का जो कंटेनर है उसका साइज अटेन कर लेगी। दूसरी 10,000 मीटर क्यूब वॉल्यूम अटेन कर लेगी। अगर मान लो इसी गैस को सिलेंडर टाइप के कंटेनर में डाला जाएगा तो उसी का साइज अटेन कर लेगी। और मान लो इस सिलेंडर टाइप के जो कंटेनर है इसका वॉल्यूम 25,000 मीटर क्यूब है, तो यही वॉल्यूम अटेन कर लेगी। यानी गैसेस को जिस कंटेनर में डाला जाता है उसी का तो साइज और उसी का वॉल्यूम अटेन कर लेती हैं, ऑक्यूपाई कर लेती है। तो ना तो इनका साइज फिक्स होता है ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। तो अपन गैसेस के लिए कह सकते हैं कि साइज तो ये है था ही, ये वॉल्यूम भी लिख लेते हैं। साइज एंड वॉल्यूम दोनों ही इनडेफिनेट होते हैं, फिक्स्ड नहीं होते हैं। अब देखो ओवरऑल अपन वापस से डिफाइन करते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको थोड़ा सा प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। एक बार देखना एक बार फिर से। देखो पहले तो सॉलिड की बात हुई थी कि इनके सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो एडजस्टेंट होते हैं और टच्ड होते हैं, कहीं मोशन नहीं करते हैं। ये पार्टिकल्स मोशन नहीं होते हैं, रिपीट कर रहा हूँ मैं, थोड़ा समझा रहा हूँ। मोशन नहीं करते हैं जिससे इनका डेफिनेट साइज और वॉल्यूम होता है। सॉलिड स्टेट की बात हो रही है। अब देखिए गैस स्टेट में देखो, इसमें लिक्विड में देखो, पहले लिक्विड में क्या होता है, ये जो पार्टिकल है वो दूर दूर होते हैं और मोशन करते हैं। मोशन करने के कारण इनका साइज
अलग अलग होता है, यानी ये जो मॉलिक्यूल हैं अलग अलग डायरेक्शन में मोशन करते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में मोशन करने के इनका साइज फिक्स नहीं होता, अलग अलग होता है, यानी साइज फिक्स नहीं होता, लेकिन इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल दिया कि जैसे मान लो मेरे पास 1 लीटर H2 है, अगर उसको मैं स्क्वायर टाइप के कंटेनर में डालता हूँ तो स्क्वायर टाइप का साइज अटेन कर लेगा, और सिलेंडर टाइप के कंटेनर में डालता हूँ तो सिलेंडर टाइप का साइज अटेन कर लेगा, लेकिन रहेगा हमेशा वो 1 लीटर ही। इस तरह से इसलिए इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो कहने का मतलब लिक्विड्स का साइज इंडेफिनेट होता है, जबकि वॉल्यूम डेफिनेट होता है। अब आता है गैसेस की बात। गैसेस के मॉलिक्यूल भी मोशन करते हैं, जिससे इनका साइज इनडेफिनेट होता है, साइज फिक्स्ड नहीं होता। इधर उधर अलग अलग डायरेक्शन में मोशन करेंगे तो साइज भी अलग अलग टाइप से होता जाएगा। लेकिन इनको इसी तरह से इनमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है गैसेस के अंदर कि साइज तो इंडिफरेंट होता ही होता है, वॉल्यूम भी होता है। देखो कैसे, मान लो इनको जिस कंटेनर में डाला जाता है उसी कंटेनर का ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि मेरे पास 5 लीटर O2 गैस है, इसको अगर स्क्वायर टाइप के कंटेनर में डालता हूँ जिसका वॉल्यूम 10,000 मीटर क्यूब है, तो ये स्क्वायर टाइप का साइज अटेन कर लेगा और 10,000 मीटर क्यूब वॉल्यूम अटेन कर लेगा। सेम इसी गैस की बात हो रही है, इसको मैं सिलेंडर टाइप के कंटेनर में डाल देता हूँ तो इस सिलेंडर टाइप का साइज अटेन कर लेगा, और इसका इसका वॉल्यूम 25,000 है, तो यही वॉल्यूम अटेन कर लेगा। सेम गैस है, गैस एक ही है, कंटेनर अलग अलग है, वॉल्यूम अलग अलग है, तो अलग 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 टाइम पे अलग अलग में डालेंगे तो अलग अलग साइज अलग अलग वॉल्यूम अटेन करेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे। यानी गैसेस का साइज और वॉल्यूम दोनों ही इनडेफिनेट होते हैं, फिक्स्ड नहीं होते हैं। अब बात आती है सॉलिड स्टेट के डेफिनेशन की, तो ध्यान देना, बात को समझना। लिक्विड स्टेट की डेफिनेशन देखो कैसे लिखी जा सकती है, सॉलिड स्टेट की डेफिनेशन कैसे लिखी जा सकती है, लिक्विड गैस सबके बता देंगे आपको। अपना मोटो सिर्फ सॉलिड स्टेट पढ़ना है, इसलिए अपन डेफिनेशन यहाँ पर नोट्स कॉपी के अंदर सॉलिड स्टेट की ही लिखेंगे। अब आगे समझे, एक बार मैं लिख के बताता हूँ कैसे लिखेंगे। तो नेक्स्ट लाइन नोट्स कॉपी में कुछ इस तरह से लिखी जा सकती है। यहाँ से अपन एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखिए मैं अगली लाइन लिख रहा हूँ सॉलिड स्टेट से। द states of matter which represent definite volume and size is called, the state of matter which represent definite volume and size is called solid, it's called कई बार थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो जाता है, सॉलिड स्टेट, ये डेफिनेशन है। यानी मैटर की एक ऐसी स्टेट जो डेफिनेट वॉल्यूम को और डेफिनेट साइज को रिप्रेजेंट करती है, उसे सॉलिड स्टेट कहते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जो यहाँ से निकल के आई है। अगर आप लिक्विड स्टेट की डेफिनेशन लिखनी हो तो लिक्विड स्टेट में क्या होता है, साइज तो होता है इनडेफिनेट और वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेट। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, इसकी जगह लिख देंगे द स्टेट ऑफ मैटर विच रिप्रेजेंट डेफिनेट वॉल्यूम एंड इनडेफिनेट साइज इज कॉल्ड लिक्विड स्टेट। अगर आपको गैस स्टेट की लिखनी है तो ऐसे लिख सकते हो, द स्टेट ऑफ मैटर विच रिप्रेजेंट इनडेफिनेट वॉल्यूम एंड साइज बोथ इज कॉल्ड गैस स्टेट। तो तीनों की डेफिनेशन लिखी जा सकती है। प्लाज्मा स्टेट के बारे में थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। तो इस टाइप से मैं थोड़ा सा इस मैटर के बारे में और बताना चाहूँगा आपको, जो एक बार ऊपर चलते हैं थोड़ा सा मैटर के बारे में, इसको रिवाइज करते हैं, चीज़ों को समझते हैं एक बार। अपना मोटो चीज़ों को सीखना है, टाइम चाहे कितना भी लग जाए उसमें। देखो ये मैटर है आपके पास, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको थोड़ा इजी रहेगा। ये मैटर है, मैंने क्या कहा है, इस दुनिया की कोई भी चीज़ जिसके पास मास होता है और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है उसे मैटर कहते हैं। जैसे मेरे हाथ में पेन है, पेन, इसका मास भी होगा और इसको मैं सरफेस रखूँगा तो ये वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करेगा। अब मेरे पास सामने टैब रखा हुआ है एक, या टैब रखा हुआ है या लैपटॉप रखा हुआ है,
तो उसका भी कुछ ना कुछ मास होगा, और उसको सरफेस पर रखूंगा तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। जैसे मेरे पास अ, जैसे नोटबुक है, मेरे पास नोटबुक पड़ी हुई है मेरी, इसका भी कुछ ना कुछ मास होगा और वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, तो इसका मतलब ये भी एक मैटर है। तो इसके लिए मैंने एक डेफिनेशन लिखा है, एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। ये मैटर किससे मिलकर बना हो सकता है? या तो एटम से मिलकर बना होगा, या मोलिक्यूल से मिलकर बना होगा, या आइन से मिलकर बना होगा। इसलिए अपन इसके लिए एक लाइन लिख सकते हैं, द कॉन्स्टेंट पार्टिकल ऑफ मैटर कैन बी एटम, मॉलिक्यूल और आइंस। इस तरह से देखो मैटर की डेफिनेशन निकल आई। और मैटर से कौन कौन मिलकर बना हुआ है? सॉलिड भी मैटर से मिलकर बना हुआ है, लिक्विड भी, गैस भी और प्लाज्मा भी। तो अपन ने इन तीनों के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल पढ़ा कि अपन इनके डेफिनेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मैं देखो ब्रीफ में आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले। तो जिनकी साइज और वॉल्यूम डेफिनेट होता है उनको सॉलिड, जिनकी वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है लेकिन साइज नहीं होता उसको लिक्विड, जिनकी साइज और वॉल्यूम दोनों ही इनडेफिनेट होते हैं उसको गैस बोलते हैं। तो इसके लिए देखो एक डेफिनेशन आपने लिख लिया ये वाली, कि द स्टेट ऑफ मैटर विच रिप्रेजेंट डेफिनेट वॉल्यूम एंड साइज, डेफिनेट वॉल्यूम एंड साइज इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। तो ये डेफिनेशन हो गई है। अब आगे अपन बात करेंगे इसके बारे में, आगे और देखते हैं ये सॉलिड स्टेट। अब अगर आप ये, तो देखो मैंने पहले कह दिया था ये एक्सप्लेनेशन कॉर्नर है, इधर से आप कोई भी चीज़ नोट डाउन नहीं करेंगे, इस साइड से आप कोई भी चीज़ नोट डाउन नहीं करेंगे, आपको नोट डाउन इधर ही करना है। तो देखिए आप इधर एक डायग्राम और बना लेता हूँ मैं सॉलिड, क्योंकि अपना मोटो सिर्फ सॉलिड स्टेट को सीखना है, इसलिए सॉलिड स्टेट के लिए प्रॉपर डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, अगर बन जाए तो। आप इनको जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको टच करते हुए ही चलना। सॉलिड स्टेट में मतलब टच्ड होता है, कॉन्टेक्टेड होता है मॉलिक्यूल। थोड़ा प्रॉपर बना लेना आप डायग्राम को। थोड़ा लिखने की प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो रहा है, गोले प्रॉपर नहीं बन पा रहे हैं। मैं आपको सूचित कर दूं, एग्जाम की कॉपी में बड़े सुंदर सुंदर गोले बनाता हूँ रेड कलर के पेन से। ये आपके मतलब इंडिकेशन के लिए है, जब आप कुछ नहीं लिखोगे तो ऐसा ही होगा। ये ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जो एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और आइंस भी हो सकते हैं। इतनी बात हो गई है। अब इसके बाद में अपन को प्लाज्मा स्टेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर आगे मैं नोट्स लिखाऊंगा आपको फिर से। ये एक्सप्लेन जो मेरे राइट साइड के अंदर, मैं लेफ्ट हैंड से लिखता हूँ और मेरे राइट साइड में जो भी है वो एक्सप्लेनेशन कॉर्नर है, इधर से आपको कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है, मैं आपको पहले ही कह देता हूँ। इधर से आपको कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है, नोट डाउन आपको नोट्स कॉर्नर से ही करना है, जो कि लेफ्ट साइड में बना हुआ है। पेज के मैंने दो पार्ट कर रखे हैं। अब देखिए प्लाज्मा के बारे में सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लाज्मा के बारे में, बहुत कम लोग जानते हैं प्लाज्मा क्या चीज़ होती है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये अपने पास गैसेज हैं, ये अपने पास गैसेज हैं, ये अपने पास गैसेज हैं। अगर गैसेस मॉलिक्यूल हैं, इन गैसेस मॉलिक्यूल को हीट दी जाए या फिर हाई वोल्टेज दिया जाए, हीट दी जाए या फिर हाई वोल्टेज दिया जाए, तो इन गैसेस के जो एटम जो पार्टिकल्स हैं, इनसे इलेक्ट्रॉन रिप्ड अवे हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, रिप्ड अवे।
बाहर निकल जाते हैं, जिससे एक कलरफुल मीडियम बनता है। रिप्ड अवे हो जाते हैं, जिससे एक कलरफुल मीडियम बनता है। इस कलरफुल मीडियम को ही अपन प्लाज्मा कहते हैं। तो क्या सीखा अपन ने इतना सीखा कि जो ये गैसेस मॉलिक्यूल हैं, इनको अगर हीट किया जाए या हाई वोल्टेज दिया जाए, तो इस गैसेस मॉलिक्यूल के जो ये जो मॉलिक्यूल, ये देखो इधर निकाल के रख लिया हमने, इन मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन रिप्ड हो जाते हैं, बाहर निकल आएंगे, और एक बाहर निकलने से एक चमकीला मीडियम बनता है, एक कलरफुल मीडियम बनता है। इस कलरफुल मीडियम को ही अपन प्लाज्मा कहते हैं। इसके बारे में अपन को नोट्स वगैरह नहीं लिखना है, अपना मोटो सॉलिड स्टेट सीखना है, इसलिए अपन लिक्विड, गैस और प्लाज्मा के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा अपन और सीखते हैं। मैं एक्सप्लेनेशन कॉर्नर को और बढ़ाता हूँ। अब देखिए, ये प्लाज्मा अपन को कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, इसके बारे में भी एक बार आप समझेंगे। थोड़ा सा और देखें इसके बारे में। देखिए, प्लाज्मा एट सन, सूर्य पे आपको प्लाज्मा देखने को मिलता है। बहुत हाई टेम्परेचर है वहाँ पर। प्लाज्मा एट सन, सूर्य पे। आपको अर्थ पे भी देखने को मिल सकता है प्लाज्मा। प्लाज्मा एट अर्थ, अर्थ पे भी मिल सकता है। अर्थ पे कैसे? जैसे मैं आपको बताऊं, जब लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है, जब लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है, उस समय जब दो बादल, दो क्लाउड स्ट्राइक करते हैं, जब दो बादल स्ट्राइक करते हैं, देखो जब बिजली कड़कती है, लाइटनिंग होती है, उस समय जब दो क्लाउड, दो बादल स्ट्राइक करते हैं, तो हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। प्रोड्यूस हाई वोल्टेज ड्यू टू फ्रिक्शन। इनके बीच में, दोनों बादलों के बीच में स्ट्राइक होने से फ्रिक्शन लगेगा। इस फ्रिक्शन के कारण थोड़ा सा प्रोड्यूस हाई वोल्टेज ड्यू टू फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन वर्ड है, FRICTION, फ्रिक्शन वर्ड है। फ्रिक्शन के कारण हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, और हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होने के कारण आसपास की जो गैसेज हैं, इसके आसपास की जो गैसेज हैं, मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा लेता हूँ पेज को। इस फ्रिक्शन के कारण आसपास की जो गैसेज के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो आयोनाइज्ड हो जाते हैं, जिससे एक कलरफुल मीडियम बनता है। उसी को अपन क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। उसी को अपन प्लाज्मा कहते हैं। ये देखो, तो कहाँ कहाँ देखा अपने? सूर्य पे देखा, अर्थ पे देखा। एक चीज़ और है, यहीं पे देख लेते हैं अपन। थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेनेशन कॉर्नर को थोड़ा और बढ़ा लेता हूँ। देखो आप, एक चीज़ और है, जैसे आजकल जैसे कुछ गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, जैसे LED, प्लाज्मा टीवी, जैसे प्लाज्मा टीवी है, उनमें भी ये प्लाज्मा मीडियम वगैरह होता है। तो देखो, प्लाज्मा कहाँ कहाँ देखा आपने? अर्थ पे देखा, सन पे होता है, अर्थ पे। इसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, प्लाज्मा अर्थ वाले को, कि जब लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है, उसमें उस समय दो बादल जब स्ट्राइक करते हैं, तो उनके बीच में फ्रिक्शन लगता है। इस फ्रिक्शन से हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। इस हाई वोल्टेज जो आसपास की गैसेज हैं, वो आयनाइज्ड हो जाती हैं, और एक कलरफुल मीडियम बनता है, जिसको अपन प्लाज्मा कहते हैं। ये बात थी प्लाज्मा की।
तो अपन को प्लाज्मा के बारे में कुछ नहीं लिखना, लिक्विड स्टेट के बारे में कुछ नहीं लिखना, गैस स्टेट के बारे में भी कुछ नहीं लिखना। अपन को बात करनी है सिर्फ सॉलिड स्टेट की। सॉलिड स्टेट की बात करनी है सिर्फ अपन को। अपना मोटो सॉलिड स्टेट सीखना है। तो सॉलिड स्टेट की अपने डेफिनेशन बता दिया आपको। अब इसके बाद में देखो अपन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं उनको अपन जानना चाहेंगे। तो एक बार आप इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं समझेंगे एक बार। देखो पहली चीज, थोड़ा सा पेज को मैं बढ़ा लेता हूं। यहां लिख लेते हैं अपन, हेडिंग डाल लेते हैं एक बार। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज क्या होगी उनको देखेंगे अपन। सॉलिड स्टेट कर लेते हैं अपन, इसको एस को हटा देना। सॉलिड स्टेट, अब क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी वो देखिए एक बार। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट। फर्स्ट प्रॉपर्टी या फर्स्ट स्टार डाल लेते हैं अपन। इनका डेफिनेट वॉल्यूम होगा, डेफिनेट साइज होगा, डेफिनेट, हाँ तो पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी ये लिख देते हैं। दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, साइज एंड मास। डेफिनेट वॉल्यूम, साइज एंड मास, तीन चीज़ें हो गई। वॉल्यूम, साइज और मास होती है। दूसरी चीज़, आपने एक चीज़ देखा होगा, आप अच्छे से दोबारा भी समझ ले इस चीज़ को। सॉलिड्स के पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास में होते हैं। ये देखिए आप, सॉलिड्स के पार्टिकल बिल्कुल पास पास में है, इनके थोड़े दूर हैं, इनके और ज़्यादा दूर हैं। तो मेरे कहने का मतलब है सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स के बीच में जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो आप देखिए, अगली लाइन यही लिख सकते हैं। नेक्स्ट लाइन है, दे हैव, नेक्स्ट लाइन, they have strong intramolecular forces of attraction. They have strong intramolecular forces of attraction. एक दूसरी चीज, जो सॉलिड्स होते हैं इनके मॉलिक्यूल बिल्कुल पास पास होने के कारण इनके भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो भी शॉर्ट होती है। तो अपन लिख सकते हैं इसके लिए लिख सकते हैं इंट्रामोलिक्यूलर डिस्टेंस इज वेरी शॉर्ट। ये अपन एक तरह से कंपैरिजन कर रहे हैं लिक्विड और गैसेस स्टेट से। इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस इज वेरी शॉर्ट। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हो गई। अब आगे की प्रॉपर्टीज और सीखेंगे अपन, थोड़ा पेज को बढ़ा लेते हैं आगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो क्या है इसकी, उसको समझना। ये जो मॉलिक्यूल है वो फ्लो नहीं कर सकते। ये वाले जो मॉलिक्यूल हैं वो फ्लो नहीं कर सकते। मतलब जो सॉलिड स्टेट में जो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल हैं वो फ्लो नहीं कर सकते, एक एक जगह से दूसरे स्थान पे जा नहीं सकते। ये
तो इसके लिए कह सकते हैं अपन दे कांट फ्लो। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनकी सॉलिड की वो है दे कांट फ्लो। अगर फ्लो नहीं कर सकते तो इसका मतलब इनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो लो होगा। यानी डिफ्यूजन का मतलब क्या है, कोई चीज अगर एक एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे अगर जा सकती है फ्लो करके तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। तो इसका मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन इनका क्या होगा, वो लो होगा। सो सो दे हैव लो रेट ऑफ डिफ्यूजन। अगली प्रॉपर्टी देखिए क्या हो, ये फ्लेक्सिबल भी नहीं होते हैं। सॉलिड देखो कितने हार्ड होते हैं आप देखिए। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लॉ फ्लेक्सिबिलिटी। सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल हैं इनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, सॉलिड्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, कहने का मतलब लॉ फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, दे हैव हाई एम्पियर बीपी, यानी इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो सकती है इनकी दे हैव, थोड़ा प्रॉपरली लिख लेते हैं इसको, ई है ये ई, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। थोड़ा सा दे, अब इस पेज को थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। ये अब आगे पढ़ेंगे अपन, आगे क्या है इसको देखेंगे, अगली प्रॉपर्टी देखेंगे। मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तो हाई हो गया। अब अगली प्रॉपर्टी देखो आप क्या है इसकी, अगली प्रॉपर्टी है इनके डेंसिटी भी गैसेस और लिक्विड के रेस्पेक्ट में ज़्यादा होती है। तो लिखा जा सकता है दे हैव दे हैव हायर हायर डेंसिटी, इसको हटा देना ये गलत हो गया है, हायर डेंसिटी, हायर डेंसिटी, इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, DEN SAT बाई डेंसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये रिगिड होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, दे आर रिगिड, हार्ड होते हैं रिगिड होते हैं, एंड इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब इनको दबाया नहीं जा सकता, इन कंप्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। सॉलिड्स को दबाया नहीं जा सकता, प्रेस नहीं किया जा सकता, जबकि लिक्विड और गैसेस को प्रेस किया जा सकता है। लिक्विड को प्रेस करके सॉलिड में बदला जा सकता है, गैसेस को प्रेस करके लिक्विड में अपन बदलते ही हैं। जैसे अपने जो घर घर के अंदर जो सिलेंडर आता है वो भी, वो उसमें जो गैस आती है वो लिक्विड फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में होती है वो। अब आगे देखिए आप, एक पॉइंट और है, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, दे हैव सॉरी, इसको यार थोड़ा सा अपन
these are good conductor of heat and electricity. They are good conductor of heat and electricity. ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। और प्रॉपर्टीज में एक पॉइंट और लास्ट पॉइंट और सीखेंगे अपन, लास्ट पॉइंट को और पढ़ लेते हैं इन प्रॉपर्टीज के अंदर। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल है इनकी फिक्स्ड पोजीशन होती है। जैसे समझना बात को एक बार आप इस पॉइंट को, सॉलिड्स के जो ये पार्टिकल्स होते हैं इनकी फिक्स्ड पोजीशन होती है, ये कहीं जाते नहीं हैं, यहीं रहते हैं, ये फिक्स्ड पोजीशन होती है। लेकिन एक खास बात है इनकी, अगर आप जैसे मान लो मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं, इस मॉलिक्यूल को अगर आप इधर से स्ट्राइक करेंगे ना तो ये इसको, अगर इधर से प्रेस कर, अगर इधर से स्ट्राइक करेंगे तो ये इसको टक्कर मारेगा, कोलिजन करेगा इसके साथ, इस वाले के साथ कोलिजन करेगा। और इधर से अगर स्ट्राइक करेंगे ना, इधर से इस मॉलिक्यूल को अगर स्ट्राइक करेंगे ना तो ये इसको कोलिजन करेगा, मतलब टक्कर करेगा। इधर से स्ट्राइक करेंगे तो ये इसके नीचे वाले को, ये वाला मॉलिक्यूल मतलब कोलिजन करेगा, टक्कर करेगा। कुल मिला करके एक मॉलिक्यूल को अगर स्ट्राइक करते हो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ वो कोलिजन करता है, टक्कर करता है, और टक्कर से वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं। वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं। देखो कैसे, एक आवाज़ आएगी, देखना मैं मार्कर को टैप के मार रहा हूँ, देखना ये देखो आवाज़ आ रही है ना। ये मेरा जो लैपटॉप है वो सॉलिड फॉर्म में है और इसके ऊपर देखो मैं मार्कर से कर रहा हूँ, देखो इस तरह से पेन से मार रहा हूँ, देखो आवाज़ आ रही है, देखो ये लो, देखो ये वाइब्रेशंस की आवाज़ है। एक मॉलिक्यूल के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं तो वो दूसरे वाले को कोलिजन कर रहा है, टक्कर मार रहा है, जिससे ये जो आवाज़ आ रही है वही सारी ये वाइब्रेशंस हैं, ये वाले देखो वाइब्रेशंस हैं। तो कुल मिला के बात ऐसी है, सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल हैं उनकी फिक्स्ड पोजीशन होती है, लेकिन क्या है, देखो ध्यान से समझना, लेकिन अगर इसको इधर से स्ट्राइक करेंगे तो ये इधर टक्कर मारेगा मॉलिक्यूल को, इधर से करेंगे तो इधर टक्कर मारेगा, ऊपर से करेंगे नीचे टक्कर मारेगा, नीचे से करेंगे तो ऊपर की तरफ टक्कर मारेगा। इसको बोलते हैं ओसिलेशन, एक तरह से इसको ओसिलेशन बोलते हैं, यानी ये ओसिलेट कर रहे हैं अपनी पोजीशन के अराउंड। तो इसके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 3 स्टार लगा रहा हूँ, यानी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं जो भी लाइन लिखाऊंगा आपको सिंगल स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार और 9 स्टार में लिखाऊंगा, चाहे वो क्वेश्चंस हो चाहे नोट्स की लाइन हो, वो उसी टाइप से इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे स्टार बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लाइन इंपॉर्टेंट होती जाएगी। इस बार मैं 3 स्टार लिखा रहा हूँ, यानी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, और क्वेश्चन क्या बनेगा वो भी मैं बताने वाला हूँ अभी आपको। तो इसके लिए मैं एक लाइन लिखा रहा हूँ, द कॉन्स्टेंट पार्टिकल इन सॉलिड स्टेट, द constituent particles in solid state, इस लाइन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं यार, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं लाइन को, पसंद नहीं है लाइन। इन सॉलिड इतना सही है, द कांस्टेंट पार्टिकल इन सॉलिड हैव फिक्स्ड पोजीशन, पोजीशन कैसी होती है, फिक्स्ड होती है, हैव फिक्स्ड पोजीशन एंड can only oscillate about their mean पोजीशन, यानी अपनी पोजीशन की इधर उधर, मीन पोजीशन, अबाउट देयर मीन पोजीशन, यानी कहीं नहीं जाएंगे, वहीं रहेंगे अपनी पोजीशन के, अपनी मीन पोजीशन के
इधर उधर ऑसिलेट करेंगे, इसलिए बोला जाएगा, इसलिए अपन कह सकते हैं कि सॉलिड रिगिड होते हैं, इनको कहीं भी प्रेस करके इधर उधर नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए एक लाइन लिख सकते हैं, सो सॉलिड्स हैव rigidity in nature। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, मैं इसी की बात कर रहा था। यह है लिग्रिडिटी। आपको पूछा जा सकता है कि वाई सॉलिड्स आर रिगिड इन नेचर, या सॉलिड्स शो रिगिडिटी इन नेचर वाई, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए आप ये वाला आंसर लिख सकते हैं, ये 3 स्टार वाला आंसर लिख सकते हैं इस तरह से। देखिए अब आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, मैं इसको ब्रीफ में समराइज कर देता हूँ। क्या क्या पढ़ा आपने। अब देखिए क्या क्या पढ़ा आज आपने, इसको मैं ब्रीफ में देखो। सबसे पहले पढ़ा आपने, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं अपन तो ठीक रहेगा। एक पल के लिए ये वाला कलर ले लेते हैं, ये थोड़ा ठीक है। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, मैटर के बारे में पढ़ा आपने आज। मैटर के बारे में क्या पढ़ा कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ जिसके पास मास होता है और वॉल्यूम होता है उसे अपन मैटर कहते हैं। और उसके लिए एक लाइन लिखा अपने, एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। ये वाला लाइन लिखा मैटर, मैटर के बारे में। उसके बाद में बताया कि मैटर की 4 स्टेट बताई आपने, मेनली 3 और फिर वैसे ओवरऑल 4 बताई आपने, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। फिर इन तीनों के बारे में एक चीज़ और बताया कि मैटर है ना 3 पार्टिकल से, मैटर के जो कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं जिनसे मैटर मिलकर बना होता है वो एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और आयंस हो सकते हैं। इसके बाद में आपने क्या पढ़ा वो देखिए आप। इसके बाद में आपने एक लाइन लिखी, द कांस्टेंट पार्टिकल ऑफ मैटर कैन बी एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल और आयन। एक सेकेंड। इसके बाद में आपने क्या पढ़ा कि जो सॉलिड्स होते हैं इनका डेफिनेट साइज और वॉल्यूम होता है। इनका साइज डेफिनेट नहीं होता और इनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। इनका साइज और वॉल्यूम दोनों ही डेफिनेट नहीं होता, फिक्स नहीं होता। तो इसके भी आप पे आपने डेफिनेशन लिखी सॉलिड स्टेट की कि द स्टेट ऑफ मैटर विच रिप्रेजेंट डेफिनेट वॉल्यूम एंड साइज इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। फिर आपने एक डायग्राम बनाया, इस डायग्राम के अंदर ये वाले जो मॉलिक्यूल हैं, ये वाले जो पार्टिकल हैं वो एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और आयंस हो सकते हैं। इसके बाद में आगे क्या पढ़ा आपने वो देखो। आपने प्लाज्मा स्टेट के बारे में सीखा। प्लाज्मा स्टेट के बारे में क्या सीखा वो देखिए आप। जो गैसेस मॉलिक्यूल हैं, ये जो मॉलिक्यूल हैं वो गैस के हैं, गैस के मॉलिक्यूल हैं। अगर गैस के मॉलिक्यूल को आप हीट देंगे, हाई वोल्टेज देंगे, तो इनके जो एटम्स हैं उनसे इलेक्ट्रॉन रिप्ड अवे हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे और एक कलरफुल मीडियम बनाएंगे जिसको अपन प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा आप सन पे देख सकते हैं, अर्थ पे देख सकते हैं। प्लाज्मा के बारे में आपको बता दिया था। अब आगे इसके बाद में देखो आपने थोड़ा सा, एक सेकेंड, एक पल के लिए देखेंगे आप। एक हेडिंग दिख रही है आपको, ये वाली, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट। इसमें क्या देखा आपने कि सॉलिड्स का जो डेफिनेट वॉल्यूम होता है, साइज होता है और मास होता है। इसके बाद में पढ़ा कि जो सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल है बिल्कुल पास पास में होने के कारण इनके बीच में जो इंट्रामॉलिक्यूल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग इंट्रामॉलिक्यूल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगर मॉलिक्यूल बिल्कुल पास पास में होंगे तो आप खुद ही सोचिए उनके बीच में डिस्टेंस कैसा होगा, बिल्कुल कम। इसलिए लिखाया गया इंट्रामॉलिक्यूल डिस्टेंस वेरी शॉर्ट। ये जो सॉलिड के मॉलिक्यूल हैं वो फ्लो नहीं करते हैं, आपने ये भी पढ़ा। सॉलिड के मॉलिक्यूल फ्लो नहीं करते हैं। जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, मार्कर से एक एटम निकल के भाग थोड़ी जाएगा कहीं, यही रहेगा। तो फ्लो नहीं करते हैं। जो फ्लो नहीं करते हैं उनकी डिफ्यूजन रेट क्या होती है, लो होती है। डिफ्यूजन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना फ्लो करके।
ठीक है, बह करके चले जाना एक तरह से, ऐसा कह सकते हैं अपन। तो जब फ्लो ही नहीं करेंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना होगा, मतलब कम होगा। फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होगी इनकी। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड और गैसेस के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद में क्या पढ़ा, इनकी डेंसिटी, इस चीज़ को एक बार मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था। डेंसिटी ज़्यादा होती है, देखो मैं आपको बता दूं, D इज इक्वल टू M/V। सॉलिड्स में मोलिक्यूल बिल्कुल पास पास में होते हैं, गैस में थोड़ा गैप होता, सॉरी लिक्विड में थोड़ा गैप होता है, और गैसेस के अंदर बहुत ज़्यादा गैप होता है। गैसेस में इतना गैप, जैसे मान लो इतना रख लिया अपन ने, ऐसे मान लिया इसमें इतना कम, इसमें टच होता है। तो अगर इसमें पास पास है तो इनका वॉल्यूम कम होगा, इनका वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा होगा, इनका वॉल्यूम और भी ज़्यादा होगा दूर दूर रहेंगे तो देखो इसका वॉल्यूम कम होने के कारण अगर V कम होगा तो D ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाएगा। अगर V कम होगा तो सॉलिड्स का V कम होने के कारण D ज़्यादा हो जाता है, मतलब डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए लिखा दे हैव हायर डेंसिटी। देखो दीज आर रिगिड एंड इनकम्प्रेसिबल, ये रिगिड होता है, हार्ड होता है, मोलिक्यूल बिल्कुल टच किए हुए रहते हैं। इनकम्प्रेसिबल, इनको प्रेस नहीं किया जा सकता, दबाया नहीं जा सकता। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। अब आगे देखिए, आगे क्या पढ़ा, सॉलिड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी फिक्स्ड पोजीशन होती है, ये केवल अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ऑसिलेट करते हैं, इसलिए इनमें बोला जाता है कि इनमें रिगिडिटी पाई जाती है। तो अगर आपको कभी सवाल पूछा जाए, रिगिडिटी का क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप यहीं से करेंगे मतलब। तो आज इस वीडियो में अपन इतना ही रखेंगे, अगले वीडियो में मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन कराऊंगा इस टॉपिक से के रेस्पेक्ट में, और फिर अपन एक नया टॉपिक सीखेंगे। यानी इंट्रोडक्शन वाला एक टॉपिक इस यूनिट से लगभग पूरा हो गया है, केवल मुझे 2 या 3 क्वेश्चन इस टॉपिक के रिगार्डिंग और कराना है। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर more and more and like it also. Thanks for watching.